हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का प्रथम चैप्टर बताने जा रहा हूं और यह सीरीज लगातार चलेगी जब तक कि आपको क्लास 10th का मैथ समाप्त न हो जाए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, तो आपको चैप्टर का हर एक छोटी छोटी बात है जो आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको किसी भी क्लास का 8 9 10 किसी भी क्लास का अगर हम मैथ्स को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक जानकारी होता है वो हमको आना चाहिए। इसमें एक प्रथम चैप्टर है, इसमें हमको गणित का जो प्रथम चैप्टर है क्लास 10th का, इसमें हमको प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद और भी ज़्यादा पूर्ण संख्या है, भाज्य है, अभाज्य है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या, हमको बारी बारी से सबके बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि सम किसको कहते हैं, विषम किसको कहेंगे, भाज्य कब होता है, अभाज्य कब होता है। हमको एक एक चीज़ अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखे हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। देखिए ध्यान से, तो गिनती हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? हम लोग कोई भी कहता कि मतलब गिनती शुरू करने के लिए तो हम लोग गिनती कहाँ से गिनते हैं? हम लोग गिनती गिनते एक से। तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5 से लेके हम अनंत तक, जहां तक हम गिन सकते हैं। अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि यह गिनती कभी खत्म ना होगा। अगर जब 1 2 3 4 फिर आपके रास्ता में आपको 100 पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे रास्ता में 120 121 पढ़ते पढ़ते आपको कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। क्या हो जाएगा? मतलब गिनती की संख्या को एक से लेके जहां तक आप गिन सकते हैं, आपका गिनती खत्म नहीं होगा, वहां तक के संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। अब आपको पूछा है कि प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, तब क्या है कि गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। जैसे हो गया 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा। देखिए, तो अब हो गया। अब हम बात करें यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या का, ध्यान दीजिएगा। तो अब कोई आपसे पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि सब मतलब कि प्राकृत संख्या कहते किसको है। तो प्राकृत संख्या अभी हम लोग देखे कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और गिनती कहाँ शुरू करते हैं? हम लोग गिनती शुरू करते हैं एक से। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी है? आपको एक होती है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पूर्ण संख्या की तरफ। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? पूर्ण संख्या हम बोलते हैं कि जीरो से गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। देखिए, गिनती हम लोग गिनते हैं एक से, लेकिन वही गिनती को अगर हम जीरो से शुरू करेंगे, 0 1 2 0 1 2 3 4, रास्ते में फिर 100 आएगा, फिर 110 20 25 30, फिर आएगा अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं हो। तो अगर वही गिनती अगर जब हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। अब कोई आपसे पूछ देगा कि हमको बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा। देखिए, तो फिर वही बात है कि कोई आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो जीरो से गिनती की संख्या को। तो गिनती हम शुरू करें जीरो से, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? आपको जीरो होता है। देखिए, अब क्या करेगा? अब यहाँ पर एक दो बात आप गौर कीजिए। देखिए, कभी कभी क्या करता है, आपको एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है। अभी कोई पूछ देगा आपको कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? देखिए ध्यान से, पूछ रहा है आपको कि जितना भी प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या होगी? तो देखिए ध्यान से, प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है? आपको अनंत तक। प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है? एक से। अब पूर्ण संख्या शुरू होता है कहाँ से? जीरो से। तो अगर जीरो को हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ एक से लेकर अनंत तक तो ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए, तो प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 से जा रहा है अनंत तक, और पूर्ण संख्या में भी देखिए 1 2 3 4 से कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक। तो हम देख रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा, तो यहाँ पर जितना संख्या है एक से लेकर अनंत तक, उस सारा संख्या आपको एक से लेकर अनंत तक यहाँ भी पढ़ रहा है। इसका मतलब कि जितना भी प्राकृत संख्या होगा वो सब क्या कहलाएगा? वो सब मेरा कहलाएगा पूर्ण संख्या। मतलब कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो इसका उल्टा आपसे पूछ दे, कहीं पूछ देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो देखिए ध्यान से, अगर जो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगी, देखिए तो
पूर्ण संख्या में एक से लेके अनंत तक, तो यह सही बात तो आपको प्राकृत संख्या में आ जाएगा। तो एक से लेके इतना तो आया, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या में होता है क्या? जीरो आपको प्राकृत संख्या में होता है? नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सभी जो पूर्ण संख्या होगी वो आपको प्राकृत संख्या नहीं होगी, लेकिन हाँ सभी प्राकृत संख्या है वो आपको पूर्ण संख्या होगी। चलिए अब हम देखिए, अब बात करेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गया? जीरो हो गया, हम बता चुके थे। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या किसको बोलेंगे? देखिए तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। क्या बोले हैं कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब यह हो गया कि कोई भी संख्या है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा मतलब शेषफल वहां पर कुछ नहीं, जीरो बचे, तो वो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे क्या होगा? 2 हो गया, 4 होगा, 6 होगा, 8, रास्ते में आपको 200 ही पड़ेगा, फिर 125 मतलब सॉरी 124 होगा, 200 होगा, 222 होगा। इस तरह से जितना भी संख्या होगी वह सब संख्या क्या कहलाएगी? आपको सम संख्या कहलाएगी। तो सम संख्या भी आपको अनंत तक जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। देखिए अब आपको पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? देखिए तो सम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा। अब फिर आपसे कोई पूछेगा कि क्या सभी सम संख्याएं, क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होती है? देखिए ध्यान से, सम संख्या में क्या है? 2, 4, 6, 8 आपको इस तरह से बढ़ रहा है। अब प्राकृत संख्या में भी तो आपको 2 है, 4 है, फिर आपको 6 पड़ेगा, 8 पड़ेगा, फिर 100 है। मतलब कि जो आपको सम संख्या में है उस सारा कुछ हमको प्राकृत संख्या में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सभी सम संख्याएं जो होगी आपको प्राकृत संख्या होगी। लेकिन फिर हम कहेंगे क्या सभी प्राकृत संख्याएं सम संख्या होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या में तो 1 भी आता है, 3 भी आता है, 101 भी आएगा, 99 भी आएगा। तो क्या सम संख्या में 1, 3, 5 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम 5 लेंगे तो 5 में अगर जो हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो शेषफल जब 1 बचेगा इसका मतलब कि 5 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, और जब 5 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो इसका मतलब 5 क्या हो जाएगा? इसका मतलब 5 मेरा सम संख्या नहीं हुआ। देखिए अब हम बात करते हैं आगे विषम संख्या की तरफ। देखिए विषम संख्या क्या होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। मतलब सम संख्या का यह उल्टा होता है। विषम में क्या होगा कि कोई भी संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे। मतलब कोई संख्या आपको दे देगा, मान लेते हैं कि 50, 60, 70, 75 कुछ भी दे देगा, आप कुछ कहेगा कि यह संख्या विषम है कि नहीं हमको चेक करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में 2 से हम भाग करेंगे। 2 से भाग करने पर अगर जो शेषफल में कुछ बच जाए, शेषफल में कुछ ही बचे जीरो छोड़कर, तो वह संख्या क्या होगा? आपको विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या में क्या होगा? 1 होगा। अगर जो 2 से हम 1 में भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। 3 में भी अगर जो हम 2 से भाग देंगे तो 2 के परा में 1 बार में 3, शेषफल कितना बचेगा? आपको 1 बचेगा। 5 में भी अगर जो हम 5 में भी अगर जो आपको हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। शेषफल बच रहा है जब भी किसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं, शेषफल बच रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। देखिए अब हम कहेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? देखिए ध्यान से, तो विषम संख्या सबसे छोटी क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? आपको 1 होगा। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। दोनों संख्या एक ही होता है, नाम इसका अलग अलग है। जैसे होता है ना कि किसी भी कोई आदमी उसको 2-3 नाम से जाना आता है, उसी तरह अभाज्य संख्या का है या रूढ़ संख्या, हम बात दोनों एक ही कर रहे हैं। देखिए अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो। देख इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई संख्या है उसमें 1 से भाग लगे, और नहीं तो जो संख्या है उस संख्या से स्वयं से भाग लगे, सिर्फ इसी 2 से भाग लग कर लग जाएगा, रह जाएगा। इसका मतलब वह संख्या क्या हो जाएगा? वह संख्या मेरा हो जाएगा अभाज्य संख्या। जैसे हम लिखे 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं हम 7। देखिए 7 में अगर हम भाग करेंगे तो 7 में 1 से भी भाग लगेगा, क्योंकि 1 के पारा में 7 आ जाएगा, 7 बार पूरा पूरा 1 से कट जाएगा। और 7 में क्या होगा? 7 से भी भाग लगेगा। अब इसके बाद 7 में कोई और संख्या से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है। एक मतलब 7 में सिर्फ 1 से लगेगा, और 7 में किससे लग रहा है? सिर्फ 7 से लग रहा है। मतलब या तो वह 1 से भाग लग रहा है उस संख्या में, या तो जौन संख्या है उस संख्या से स्वयं लग रहा है, तो वैसी संख्या क्या होगा? मेरा अभाज्य संख्या होगा। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पर 19 ले लेते हैं।
19 में अगर जब हम भाग देना चाहें तो 19 में या तो 1 से भाग लगेगा, 1 से तत्सम में भाग लगेगा, और 19 में सिर्फ 19 से ही भाग लगेगा, 1 को छोड़कर। इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा कि वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या या रूट संख्या के नाम से जानते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या में एक दो बात को जान लेते हैं। देखिए अब पूछेगा आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। याद रखिएगा, एक बात समझिएगा, एक तो यहाँ पर हो गया, अगर जब बात करते हैं एक में स्वयं भाग लगेगा 1 से, और एक बार 1 से 1 मिलेगा। देखिए ध्यान से, मतलब अभाज्य संख्या का एक और डिफिनेशन होता है। वो डिफिनेशन क्या होता है कि वैसा संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो और दोनों फैक्टर अलग अलग हो। कहने का मतलब कि 7 में अगर जब हम भाग दे रहे थे तो 7 में 1 से तो भाग लग रहा था और 7 से भाग लग रहा था, यानी कि ये जो 7 है, इस 7 का 2 फैक्टर हुआ, एक 1 है और एक 7 है, दोनों क्या हो गया, अलग अलग है। तो इस आधार पर 7 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन हम बात करेंगे 1 का, तो 1 में क्या है, 1 से भाग लगेगा और फिर मतलब स्वयं तो 1 ही है, तो इसमें फिर एक और हम लेते हैं, तो 2 फैक्टर तो इसका हो गया, लेकिन क्या दोनों फैक्टर इसका अलग अलग है, नहीं है। तो इसलिए आपको एक अभाज्य संख्या नहीं होता है। एक ना तो भाज्य होता है, नहीं अभाज्य होता है। देखिए अभी हम आगे देखते हैं इसको, तो हम बात करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। देखिए तो 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, क्योंकि 2 में सिर्फ भाग लग सकता है 1 से, अनाथा क्या लगेगा, 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए एक और प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा बनता है, क्या चीज कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। देखिए कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जितना भी अभाज्य संख्या होता है उस पूरा का पूरा संख्या जो आपको विषम संख्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 41 है, 43 है, मतलब जितना भी अभाज्य संख्या होता है वो सारे के सारे क्या होता है, आपको विषम संख्या होता है। 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो आपको अभाज्य है और साथ में आपको क्या चीज है, वो सम संख्या भी है। मतलब कि 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो आपको सम संख्या होते हुए भी संख्या क्या चीज है, अभाज्य संख्या है। ना तो ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो आपको सम के साथ साथ में अभाज्य भी होगा। इसे मान लेते हैं 2 के बाद वाला सम संख्या कौन होगा, 2 के बाद वाला हो जाएगा 4। अगर इसको हम चेक करेंगे तो 4 में तो 1 से भाग लगेगा, 4 में चारों से भाग लगेगा। देखिए अगर इसी 4 में सिर्फ 1 से और स्वयं 4 है तो 4 से, इसी 2 संख्या से भाग लगकर रह जाता, तब तो 4 यह मेरा है, या 4 क्या होता, तब यह 4 मेरा अभाज्य संख्या होता। लेकिन यहाँ पर 4 में 2 से भी भाग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए तो वही हम बता रहे हैं आपको कि 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो आपको अभाज्य संख्या भी है। 4 सम संख्या है लेकिन 4 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए और हम समझते हैं क्या चीज, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। इस मतलब यौगिक संख्या या भाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक या भाज्य बोलेंगे। मतलब जिसका जस्ट उल्टा। भाज्य अभाज्य में क्या था, जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग न लगे, उसको बोलते तुम लोग अभाज्य। लेकिन यहाँ भाज्य या यौगिक में क्या है कि वो ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ही भाग लग जाए। यहाँ पर जिसे मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हम 4। अभी हम देखे हैं 4 को अगर जो हम यहाँ पर किए हैं तो 4 में 1 से भाग लग रहा था, 4 में चारों से लग रहा था। अगर जो इसी 2 से लग कर जाता 1 और 4 से, तो यह मेरा होता क्या, अभाज्य। लेकिन 4 में आपको यहाँ 2 से भी भाग जाता है तो यह अभाज्य न होकर क्या हो जाएगा, यह आपको भाज्य या यौगिक संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 12। देखिए इससे हम यहाँ ले लेते हैं 12। तो 12 में देखिए ध्यान से 1 से तो भाग लगेगा, 12 में खुद से भाग लगेगा, बीच में आपको देखिए 3 से ही भाग लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, यहाँ आपको 2 से भी लग जाएगा। देख रहे हैं ना, मतलब 12 में अगर जो सिर्फ 1 और 12 इसी 2 संख्या से भाग लग कर रह जाता, मतलब 1 से या स्वयं जो संख्या उसी से, तब तो मेरा होता अभाज्य। लेकिन यहाँ पर 1 और स्वयं को छोड़कर बहुत सारे संख्या से भाग लग रहा है, इसमें कोनो एक को गो से इन दोनों को छोड़कर जिसमें भाग लगता तो मेरा क्या होता, वो मेरा हुआ यौगिक या भाज्य होता। इसलिए यह सब क्या हो जाएगा, यह सारी संख्या आपको भाज्य संख्या हो जाएगा।
अब आपको पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 है, 3 आपको अभाज्य में चलाता है, 2 अभाज्य में चलाता है, और 1 इसके बारे में आप जान लीजिए, 1 आपको जो होता है, 1 न तो भाज्य होती है, न तो भाज्य और न तो अभाज्य, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 1 न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य। देखिए यहाँ से भाज्य और अभाज्य से 10th के एग्जाम में बराबर एक क्वेश्चन बनता है और हर बार पूछा जाता है। यह पूछा क्या जाता है, आपको परीक्षा में पूछ देता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का आपको गुणनफल पूछ देगा या आपको दोनों का अंतर पूछ देगा। देखिए सवाल में पूछ देता है कि आपको जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, दोनों का गुणनफल बताइए। तो आपको मालूम रहना चाहिए ना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है क्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4। तो दोनों का गुणनफल कितना होगा, 2 और 4 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक को और सहअभाज्य संख्या को। पहले हम देख ले पूर्णांक क्या होता है। देखिए ध्यान से कह रहा है पूर्णांक का परिभाषा क्या होगा, प्राकृत संख्या कौमा प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। ऋणात्मक करने का मतलब क्या हो गया कि जो प्राकृत संख्या होगा उसमें हम लगा देंगे माइनस। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया, उसमें लगा देंगे माइनस। तो क्या हो गया इसका परिभाषा, प्राकृत संख्या कौमा प्राकृत संख्या का ऋणात्मक तथा 0 के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसको कहेंगे कि प्राकृत संख्या उसमें होना चाहिए, सारे प्राकृत संख्या का उसमें ऋणात्मक, मतलब सारे प्राकृत संख्या के साथ हम उसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और उसमें एक हम 0 मिला देंगे। इन सारे समूह को हम लोग बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे। जैसे कि ध्यान से अगर जो हम बात करेंगे 1 2 से अनंत तक, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर मेरा आपको हो गया 1 से लेके अनंत तक गिनती की संख्या हो गया, इसका मतलब इधर क्या हो गया, प्राकृत संख्या होगा। अगर जो यहाँ -1 से इधर की बात करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, जितना प्राकृत संख्या यहाँ 1 से अनंत तक था, यहाँ भी 1 से अनंत तक, तो इस प्राकृत संख्या में क्या हो गया, सब में लग गया है माइनस। यहाँ पर क्या हो गई बात की प्राकृत संख्या का ऋणात्मक। तो क्या हो गया, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक तथा 0 के समूह को, अब बीच में लगा देंगे 0। तो इससे जो समूह बनेगा संख्याओं का, इस सारे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक क्या हो जाएगा, फिर एक बार देख लीजिए कि प्राकृत संख्या रहना चाहिए, प्राकृत संख्या ऋणात्मक रहना चाहिए, और उसमें एक हम 0 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, मिला देंगे। उन सारी संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। देखिए ध्यान से अब हम क्या कर, देखिए ध्यान से वो बताते हैं यहाँ पर कि 1 से लेके अनंत तक यह सारी संख्या क्या चाहिए, प्लस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। और 1 से लेके मतलब माइनस में 1 से लेके अनंत तक, क्योंकि इधर सब माइनस में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 मेरा न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न तो आपको ऋणात्मक पूर्णांक होता है। देखिए अब आप समझ गए होइएगा। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे। देखिए तो इसका परिभाषा क्या होता है कि संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मौसा 1 होता है। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको 1-2 थ्योरम है इसमें, जिससे कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि √3 अपरिमेय संख्या या √5 अपरिमेय संख्या है। इसके बिना मतलब सब सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए सहअभाज्य में क्या होगा, इसका परिभाषा कि संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मौस 1 होता है। इसमें क्या होता है कि संख्या का जोड़ा होता है, संख्या किस तरह का होगा, तो संख्या आपको प्राकृत संख्या हो गया। देखिएगा देखिए इसे यहाँ पर, इसमें हमेशा संख्या जोड़ा में होता है, 2 के साथ रहेगा, और दोनों संख्याओं का हम निकालेंगे मौसा। मौसा अगर जो इसका 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे क्या कि दोनों संख्या आपको सहअभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पर हम लिए हैं 4 और 5, तो 4 और 5 का जब मौसा निकालते हैं, 4 हो गया 5 हो गया, तो क्या करेंगे 4 इकाई 4, यहाँ घटा 1, फिर जो शेषफल बचता है उससे क्या करते हैं, भाजक में भाग देते हैं, तो क्या होगा 1 से 4 बार वही कट गया। तो यहाँ पर इस संख्या का मौसा कौन होगा, मौसा लास्ट में जो होता है भाजक, जिससे हम भाग देते हैं, लास्ट में जो बचता है ये इसका क्या हो गया, मौसा। तो इसका मौसा कितना हो गया, इसका मौसा हो गया 1। इसका मतलब कि 4 और 5 क्या चाहिए आपको होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। इस तरह हम यहाँ पर चेक करेंगे 3 और 17 को, तो 3 से हम क्या करेंगे,
3 से अगर जैसे 17 को हम डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, घटेगा 2, फिर 2 से क्या करेंगे इस भाजेगा मतलब 3 में, फिर 2 इकाई 2, घटा कितना 1, फिर 1 से क्या करेंगे 2 में देंगे, 2 के पर में क्या हो जाएगा ये घट जाएगा। फिर मतलब यहाँ पर इसका मासा कितना हो गया, इसका मासा एक बार फिर से आपको मासा कितना आ गया, मासा आ गया 1, इसका मतलब कि 3 और 17 भी क्या आपको होगा सभाज्य होगा। इसी तरह आप 9 और 47 को भी चेक करेंगे तो इसका भी मासा कितना आएगा 1 होगा, तो यह भी क्या हो जाएगा आपको सभाज्य संख्या होगा। हम आपको कहेंगे कि हमको बताइए कि 8 और 12 क्या सभाज्य है, तो चेक करेंगे 8 से क्या करेंगे हम 12 को भाग करेंगे, 8 एक 8, यहाँ आ गया 4, 4 से फिर अब 8 में देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर कट गया। देखिए यहाँ पर इसका मासा कितना आ गया, यहाँ पर इसका मासा आ गया 4। देखिए इसका परिभाषा क्या है कि संख्याओं का वैसा जोड़ा, संख्या तो जोड़ा में है, चलिए यहाँ तक तो ठीक है, जिसका मासा 1 हो। क्या इसका 8 और 12 का मासा 1 है? नहीं है, इसका मासा तो 4 आ गया, इसका मतलब कि 8 और 12 क्या होगा आपको सभाज्य संख्या नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझ गइएगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हमको बच गया आपको करना, आपको बच गया आपको परिमेय संख्या बच गया है, उसके बाद अपरिमेय है, और इसके बाद हमको बताना है आपको वास्तविक संख्या। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा परिमेय और परिमेय को थोड़ा अच्छा समझना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।